गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पुनः इस तंत्र ज्ञान कक्षा में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की इस अवधि में हम प्रदीप पंत से रचित भारत देश के एक ऐतिहासिक भाग के विषय पर अध्ययन करने वाले हैं। एक ऐसा स्थान जो सारे भारत में ही नहीं समस्त विश्व में भी अपनी ही विशेष छवि बनाए रखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उस स्थान का नाम है मेघालय, जो 21 जनवरी 1972 को ब्रिटिश सरकार ने आसाम प्रांत में अपनी ही विशेष अधिकार का प्रयोग किया था। उस समय आसाम की राजधानी मेघालय थी। उसी आसाम में नेपाल से कई लोगों को मजदूरी कराने के लिए ब्रिटिश सरकार भारत देश के आसाम लाती थी। तब से वो लोग आसाम में बस गए हैं, परंतु समय के अभाव से जन विस्तार के कारण आसाम के उस मेघालय को अलग पहचान दी गई। 21 जनवरी 1972 को आसाम से मेघालय को भिन्न किया गया। आसाम का एक भाग और मेघालय का दूसरा भाग। इस तरह से 21 जनवरी 1972 को मेघालय प्रांत का जन्म हुआ। मेघालय शब्द का तात्पर्य बादलों का घर, ಮೋಡುಗಳ ಮನೆ। ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ। ಮಳೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ದಯಾ कृपे करुणी। इस पाठ को लिखने वाले प्रदीप पंत जी हैं। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के लखनऊ के हल्द्वानी नामक ग्राम में 24 अप्रैल 1941 को हुआ। स्मरण रहे, उत्तराखंड के लखनऊ के हल्द्वानी ग्राम में इनका जन्म हुआ। इन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा जन्मित गांव में हुई। अनेक उपन्यास इन्होंने लिखे। अनेक रचनाओं का यात्रा, संस्मरण, देश विदेश पर इनकी छवि रही। न्याय ಮತ್ತು इतर कथेಗಳು नामक शीर्षक से कन्नड़ अनुवादित लेख भी इन्होंने लिखे हैं। इन्हें हिंदी अकादमी द्वारा साहित्य कृति पुरस्कार मिला। प्रेमचंद्र अनुशंसान सरकार से भी पुरस्कार मिला। यूरोप भ्रमण पुरस्कार इन्हें मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था की तरफ से इन्हें पुरस्कार मिला। साहित्यकार सम्मान पुरस्कार भी इन्हें मिला। इनकी रचनाओं में व्यंग एवं विश्लेषण भाव अधिक मिलता है। तो आइए किसी महान लेखक से रचित चेरा पूंजी से आया हूं, जो एक अनुभवी कथा है, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम शब्दार्थ बादल, मोड, वक्त, समय, साल भर, इडी वर्ष, पारिवारिक, कौटुंबिक, सब्जी, तरकारी। सो आज का जितना
प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। यात्रा अनिवार्य है मनुष्य की जिज्ञासा स्मृति के लिए। मनुष्य अपनी स्मृति को विस्तार करना चाहता है, अपनी जिज्ञासा उत्तेजित करना चाहता है, उसके लिए यात्रा अनिवार्य है। यात्रा करने से हमें वहां के निवासियों की संस्कृति, उनके विचार, उनके रहन सहन, उनके भोजन की, व्यंजनों की माहिती हमें प्राप्त होती है। प्राकृतिक दृश्य, वहां की भूमि कैसी है, वहां के पेड़ कैसे हैं, वहां की उपजाऊ कैसी है, वहां की खेती कैसी है, यह ज्ञान भी हमें प्रादेशिक प्रयास से ही प्राप्त होता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य अध्ययन से चेरापूंजी की समस्त माहिती छात्रों को प्राप्त होती है। पाठक एवं पठनकर्ता को भी मेघालय यानी बादलों का घर और मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर, जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। शिलांग नाम आते ही हमें हमारे भारत देश के मिसाइल मैन स्मरण होते हैं। जनप्रेमी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम याद आते हैं, क्योंकि इनका देहांत भी इसी स्थान में हुआ था जब वहां देश के विज्ञानियों को संबोधित कर रहे थे। इससे हमें यह ज्ञात होता है मेघालय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तम स्थान है। सौभाग्य है कि ये भारत देश का एक अंग है। शिलांग जहां पर चारों ओर हरे भरी अर्थात आनंददायक, हरा भरा का तात्पर्य संतोषदायक, आनंददायक, उल्लासदायक, उत्सुकदायक वातावरण। चारों ओर पहाड़ है, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ। वहां पर समय के अनुसार बादल ಮೂಡುಗಳು ಉಮ್ಮಡ ಕುಮ್ಮಡ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೂಡುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ। ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಟ, ನೋಡು ನೋಡು ತನಕ ಮಳೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೋಡು ನೋಡು तनक सूर्य बरताव। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। उत्तर भारत के समस्त नगरों में चेरापूंजी अर्थात शिलांग एक स्वच्छ और विशाल नगर है। बिग सिटी विद क्ले सिटी। हमें स्वच्छ नहीं उद्धारवाचक होना है। यही संदेश उस भूमि से मिलता है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। इतना सुंदर वातावरण, मनमोहक, नेत्रों को कंपित करने वाला यह वातावरण कहीं है तो वहां मेघालय के शिलांग में है। यह एक टूरिस्ट प्लेस है जिसे भारतीय स्कॉटलैंड कहते हैं। शिलांग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से फटा पड़ा है। फटा पड़ा मुहावरा
ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಮಲೆನಾಡ ಸ್ಥಾನ, ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಕಾಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಿರಗ್ನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. यह ऊंची ऊंचा नीचा यहां एक युग्म शब्द है, सर्पाकार रास्ता रेखांकित शब्द. चेरापूंजी से शिलांग का पयन सर्पाकार का है. ಹಾವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟು. ಇಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಯಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋಡುವ वातावरण संदर्भ ಹೇಗಿರಬೇಕು. रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी. रास्ते को जब वो पार कर रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, उस यात्रा समय उनकी नेत्रों ने ऐसे दृश्यों को देखा जो शाश्वत उन्हें स्मरण रहेंगे, जैसे कि बादलों का मिटना और बनना, ಅಳುವುದು ಮತ್ತು ಮೂಡುವುದು. फिर सुहानी अर्थात अत्यंत ಕಂಪಿತ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ ಮಾಡುವಂತಹ ಗಾಳಿ, ಆ ತಂಪವಾದಂತ ಬೀಸುವಂತ ಗಾಳಿ, ಅದರ ಅರಿವು, ಅದರ ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ. ಕವಿ ಕವಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಶಬ್ದ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಸುರಿತಾವ. ಬೂಂದಾ ಬೂಂದಿ ಮಳೆ ಹನಿ ಸುರಿಯುವುದು. हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है. चेरापूंजी से शिलांग जाने के लिए उन्हें 53 किलोमीटर अर्थात 53 किलोमीटर का सफर करना था. मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं. जिस वाहन में वो प्रयाण कर रहे हैं, उस जीप में लेखक के साथ एक राज्य अधिकारी संगमा जी और उनके 2 अभिन्न मित्र उस ही जीप में विराजमान थे. मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूं, क्या साल भर यहां वर्षा होती रहती है? किसने किससे कहा? लेखक अपनी जीप की खिड़की को ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ ಹುವೆ ಆ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಸಂಗಮಾವಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಹೀಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಆಗುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಹೀಗೆ ಇರುವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. आपको जानकर ताज्जुब होगा. ताज्जुब आश्चर्य. ताज्जुब उर्दू भाषा का शब्द है. मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है. संगमा जी कहते हैं, पंत जी आपको जानकर आश्चर्य होगा, विचित्राभास होगा. इस स्थान का एक विशेष गुण है, यहां पर खपत अर्थात व्यापार, यहां पर व्यापार वस्तु के व्यापार से अधिक बिजली उत्पादन का कार्य होता है. जैसे कि हमारे जमखंडी के निकट गोका फॉल्स है, भारत का एक विशेष, कर्नाटक का एक विशेष
शिवन समुद्र जिसे कहते हैं, ऐसे अनेक विद्युत उत्पादन स्थान हैं, केंद्र हैं, जिनके माध्यम से भारत विद्युत को संग्रह कर रहा है। परंतु आधुनिक तंत्रज्ञान के प्रयोग से विद्युत हम भविष्य तक संग्रह कर सकते हैं। आज का भारत का निवासी आज का नहीं, भविष्य का है। इसीलिए छात्रों, आप भविष्य बनो भारत के, फिर देखो भविष्य का। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। संगमा जी कहते हैं, स्थान में इतनी वर्षा होती है, उस वर्षा के कारण हम उसका लाभ लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं, और उसी वर्षा से हम बिजली उत्पादन करके चेरापूंजी से, शिलांग से, मेघालय से अन्य प्रांतों को, अन्य राज्यों को, अन्य स्टेटों को वितरण करते हैं। यहां से उत्पादित बिजली इतनी उत्पादन होती है कि हमें अनिवार्य होकर देश के हर कोने में इसे भिजवाना पड़ता है। ऐसा लेखक आश्चर्य हो जाते हैं प्रदीप पंत जी, ऐसा ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೂರದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ। मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूं, संगमा कहते हैं लेखक प्रदीप पंत जी आश्चर्यता से संगमा जी से पूछते हैं। संगमा जी कहते हैं, वैसे यदि यहां सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। ಈ ಊರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸಹ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುವುದು। ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है। मार्ग से जब वो जा रहे थे, उस मार्ग के आसपास चारों ओर पहाड़ थे और वर्षा के कारण वहां पर धुंधला सा वातावरण सृष्टि हुआ था। ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಂಜಾಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ವಾತಾವರಣ ಕತ್ತಲಿನ ರೂಪ ತಾಳುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ। ಇದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ। ಈ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಟ್ಟಗಳು। ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು। 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है मेघालय। खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। खासी, गारो, जयंतिया, इन 3 पर्वतों के भाग में मेघालय विभाजित हुआ है। खासी मेघालय राज्य की श्रेष्ठ जातियों का नाम है और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। ಈ 3 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ।
5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೇ 3 ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಆ 3 ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಮೇಘಾಲಯ. ಹೀಗೆ ಇದರದ निर्माण आयु, रचने आयु. हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व उत्सव है, पर्व हब्ब, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है. भूमि, धन, संपत्ति सब मां से बेटी को मिलती है. कर्नाटक में पुत्र उत्तराधिकारी होता है. महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ सारे राज्यों में अधिकतर घर का कर्ता पुरुष होता है और उसका उत्तराधिकारी बालक अर्थात पुत्र होता है. परंतु इस मेघालय भारत के पूर्वोत्तर भाग में अधिकतर हम देखते हैं, वहां पर पुत्री, लड़की, लेडी, पुत्री घर की उत्तराधिकारी होती है. घर का कर्ता मां होती है, स्त्री होती है. यह पारिवारिक पद्धति है, संप्रदाय है. वहां की एक विचित्र पद्धति, लड़का लड़की से विवाह के उपरांत, लड़का लड़की से विवाह के उपरांत लड़का स्व इच्छित लड़की के घर प्रवेश करता है और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करता है और उसे पूरा जीवन उस विवाहित पत्नी की आज्ञा स्वीकार करनी पड़ती है. संपत्ति की अधिकार पत्नी होती है, घर की कर्ता पत्नी होती है, सारा व्यवहार पत्नी देखती है. पुरुष पति केवल कर्म करे और उस घर में निवास करे. यहां वहां की पद्धति है. तो उसे पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है. मात्र सत्तात्मक यहां संस्कृत शब्द है. मात्र ताई सत्तात्मक अधिकार. ಆ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಯಿಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಆ ಕುಟುಂಬದ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ಭೂಮಿ, ಒಡವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯ ಕರ್ತ ತಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮಗಳೇ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. स्त्री का यहाँ वर्चस्व है. यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है. गुवाहाटी से हम आसाम प्रवेश करते हैं तो आसाम के गुवाहाटी से हम मेघालय प्रवेश करते हैं तो वहां हमें यह दृश्य दृष्टित होते हैं. तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं. बतियाना यहाँ एक ग्रामीण शब्द है. इसका तात्पर्य विचार विमर्श करना, व्यापार करना, लेन देन करना. दुकानों में स्त्रियां रहती हैं, सौदा व्यापार करती हुई. शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है. शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहां मातृ सत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो. कुछ पूर्वोत्तर भारत के प्रांतों में जैसे आसाम हो सकता है या फिर कोई और प्रांत, वहां पर यहाँ मातृ सत्तात्मक व्यवस्था सीमित हो, पर वहां के हर एक दुकान में महिला ही विराजमान होती है. महिला से ही
सारा कार्यभार होता है। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहां, जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी मां का बाजार। केवल मेघालय में ही नहीं, मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी यह सब कुछ नजर आया था। वहां भी स्त्रियां दुकान में बैठी सौदा कर रही थी, इसलिए उस बाजार को आ मार्केट के माइती बाजार ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। माइती बाजार अंदर ताई मार्केट है, मां का बाजार। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है। जैसे ही उन्होंने माइती बाजार में प्रवेश किया, देखा हर प्रकार की, हर वर्ग की महिला वहां पर विराजमान होकर व्यवहार कर रही है। खरीद करने वाली महिला भी स्त्रियां हैं, बेचने वाली महिला भी स्त्रियां हैं। अमीर घर की महिलाएं भी दुकानों में हैं, गरीब घर की महिलाएं भी दुकानों में हैं। इसीलिए उसे माइती बाजार से संबोधित किया गया। और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं, फिर चाहे दुकान फल सब्जी की हो या चाय की। चेरापूंजी भी उन्होंने देखा, वहां के बाजार में भी यह दृश्य था। चाहे वहां चाय का दुकान हो या फिर होटल का हो या अल्प भोजन या विराजमान भोजन का दुकान हो, हर एक स्थान में, हर एक वस्तु दुकान में, हर एक दुकानों में स्त्रियां ही व्यवहार कर रही थी। इसीलिए उसे मातृसत्तात्मक व्यवस्था कहा गया। तो अब तक के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। तो आज के अंश परिचय, उत्पादन, पारिवारिकता, स्थानमान। तो हमने देखा परिचय लेखक जी का मेघालय का, फिर वहां पर विशेष उत्पादन होता है, उसकी राजधानी शिलांग में सही पनबिजली का। वहां की पारिवारिकता मातृसत्तात्मक है, वहां का स्थानमान विशेष महिला का है। तो इस प्रथम चरण के गृह कार्य पनबिजली उत्पादन पर एक लेख विषय संग्रह करें। पनबिजली इस पाठ में विशेष हुआ है, तो इस विशेष विषय पर एक गृह कार्य अवश्य लिखें। जय हिंद।